हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से लग ही गया होगा आज का जो चैप्टर है इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत ही जबरदस्त वेटेज है और चैप्टर का नाम है सैलरी। सैलरी चैप्टर में मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूं 100% चार्ट्स के थ्रू। बहुत ही जबरदस्त चार्ट होने वाले हैं। कंप्लीट जो एक एक प्रोविजन जो है, एक एक टॉपिक जो है वो सारा बहुत ही जबरदस्त चार्ट फॉर्म में होने वाला है, कंप्लीट चार्ट फॉर्म में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही आपको यूजफुल कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सैलरी चैप्टर। ठीक है, देखिए आपको पता है जो सैलरी हेड में हमारे पास फर्स्ट हेड जो होता है हमारा इनकम टैक्स में, जीटीआई में पहला हेड क्या होता है, सैलरी। ठीक है, अब देखिए सैलरी में सबसे पहली प्रोविजन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है, सैलरी में जो चार्जेबिलिटी है वो एक्रू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर बेसिस पे होती है। एक्रू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर बेसिस पे होती है। और किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, बेसिक सैलरी होता है प्लस अलाउंसेस होते हैं। मोटी मोटी अगर हम बात करें जो प्रोविजन हमें डिस्कस करनी है, अलाउंसेस होते हैं, परक्विजिट्स होते हैं, फंड्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। इन चार मोटी मोटी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब देखिए इस तरीके से सारा हमारा जो चैप्टर है सैलरी इस तरीके से जबरदस्त वे में चार्ट फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा बहुत ही लिमिटेड समय में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा और एक एक प्रोविजन आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है, देखिए एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को एक मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है जिसका नाम क्या होता है, अलाउंसेस। जिसका नाम क्या होता है, अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या है, मॉनेटरी पेमेंट, जो फिक्स पेमेंट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को दी जाती है। ठीक है, जैसे कि अलाउंसेस जो है वो चार कैटेगरी में डिवाइड किए गए हुए हैं। अलाउंसेस चार कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। पहला अलाउंसेस जो फुली एग्जम्प्ट है, दूसरा फुली टैक्सेबल, तीसरा एग्जम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट, चौथा क्या है, पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल। ठीक है, यहां पर क्लेमिंग ज्यादा है इसलिए प्रोविजन बहुत सिंपल तरीके से, कुछ ज्यादा यहां पे आपको लॉजिक वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएगा फॉरेन अलाउंसेस। पहले हम बात करेंगे एग्जम्प्टेड, जो अलाउंसेस फुली एग्जम्प्ट हैं। कहते फॉरेन अलाउंस दिए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, फॉरेन अलाउंस दिए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, हाई कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस दिए हैं, अलाउंसेस टू द यूएनओ एम्प्लॉई हैं, अलाउंसेस और पर्क टू द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, इन चार कैटेगरीज में ये जो चार तरीके के अलाउंसेस हैं यूएनओ के एम्प्लॉई को दिए गए हैं, यूपीएससी के चेयरमैन को अलाउंसेस या प्रिक्विजिट दिए गए हैं, हाई कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस दिए गए हैं या फिर फॉर अलाउंस दिए गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। तो इन चारों कैटेगरीज में केसेस में जो अलाउंसेस होंगे फुली एग्जम्प्ट होंगे। अब आते हैं जी फुली टैक्सेबल, दूसरी कैटेगरी होती है फुली टैक्सेबल वाली। ठीक है, अब फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से होते हैं, जिनमें क्या है जितना भी अमाउंट मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को वो फुली टैक्सेबल होने वाला है। जैसे कि डीए है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ओवर टाइम है, लंच या टिफिन अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस है, वार्डन है, फैमिली नॉन प्रैक्टाइजिंग और डेपुटेशन अलाउंस। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं जस्ट रीडिंग ही कर सकता हूं। ठीक है, ये अलाउंसेस जो है वो फुली क्या होने वाले हैं, टैक्सेबल होने वाले हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट। इसको आप दूसरे तरीके से भी पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो कि जो अलाउंसेस हैं जो हमें रिसीव हुआ है, अलाउंसेस हमें रिसीव हुए हैं और अलाउंसेस जो हमें रिसीव हुए हैं और स्पेंट किए हैं, विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर ट्रैवलिंग अलाउंस आ जाएंगे, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर, एकेडमिक और यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, ये अलाउंसेस जो हैं कुल मिला के 6 अलाउंसेस जो हैं ये आपके क्या होंगे, एग्जम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट होंगे। जितना पैसा खर्च करोगे, मान लीजिए आपको अलाउंस मिला साल का 12,000 रुपए, 1,000 रुपए पर मंथ मिला। ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस का आपने यूनिफॉर्म पे खर्च कितना किया, 10,000 रुपए, तो आपका 10,000 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा, 2,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको बेनिफिट कितने का हुआ, बेनिफिट आपको 2,000 रुपए का हुआ। यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी चैप्टर में आपको देखना होता है कि बेनिफिट कितने का हुआ। बेनिफिट आपको 2,000 का हुआ तो टैक्सेबल 2,000 हो गया। अब देखिए अगर 12,000 रुपए आपको अलाउंस मिला है, 15,000 रुपए आपने यूनिफॉर्म पे खर्च कर दिया तो बेनिफिट तो हुआ नहीं कोई, इसलिए 12 का 12,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा।
स्पेंट बेशक 15,000 हुआ, आपका एग्जाम्प्ट 15,000 थोड़ी ना हो सकता है, एग्जाम्प्ट जो अमाउंट रिसीव हुआ है मैक्सिमम उतने तक ही होगा, इसलिए जितना स्पेंट हुआ है बेशक उतने तक है, बट रिसीव से ज्यादा थोड़ी ना जा सकता है, ये तो बेसिक सी बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसलिए जितना स्पेंट हुआ है ये अमाउंट रिसीव विच एवर लेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन से, ट्रैवलिंग, डेली कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक और यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है जी। ये अलाउंस एग्जाम्प्ट होंगे अमाउंट स्पेंड तक, जितना आप खर्चा करोगे उतने तक एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टली एग्जाम्प्ट पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली एग्जाम्प्ट पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। यहां पे सबसे पहले आ जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया गया है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को, ये एग्जाम्प्ट होगा 100 रुपए पर मंथ तक, 100 रुपए पर मंथ होगा फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए होगा मैक्सिमम, ठीक है जी। उसके बाद आता है हॉस्टल। हॉस्टल में क्या हो जाएगा, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस में ये 100 की जगह पे 300 हो जाएगा, बाकी प्रोविजन सेम है, 100 रुपए पर मंथ हो जाएगा, 100 की जगह 300 रुपए पर मंथ हो जाएगा और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही है, ठीक है। हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस अगर मान लीजिए 80 रुपए मिला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में, मान लीजिए 80 रुपए मिला है तो 3 बच्चों के लिए मिला है, तो 2 बच्चों के लिए फुली एग्जाम्प्ट हो गया, 1 बच्चे के लिए फुली टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 120 रुपए मिला है, एक ही बच्चे के लिए मिला है, तो एग्जाम्प्ट तो 100 होगा, तो एक ही बच्चे के लिए एग्जाम्प्ट कितना हो गया, 100 रुपए हो गया और 20 रुपए टैक्सेबल हो गया, 20 × 12 240 रुपए टैक्सेबल आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस अप टू 200 रुपए पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होगा। माइनिंग या अंडरग्राउंड अलाउंस ये 800 रुपए पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होगा। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ये 3250 रुपए पर मंथ तक होगा। फील्ड एरिया अलाउंस 2600 पर मंथ तक, और बॉर्डर या रिमोट एरिया अलाउंस 200 से 1300 पर मंथ तक, ये डिपेंड करता है जगह के ऊपर, ठीक है जी। इस तरीके से अलाउंसेस आपके 4 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक अलाउंस में जो बहुत ही एक्चुअली में स्पेशल कैटेगरी के आ जाते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है हाउस रेंट अलाउंस। उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है जी HRA। हाउस रेंट अलाउंस क्या है, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अमाउंट दी है कि वो घर कहीं किराए पे लेकर रहना चाहता है तो वो रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया है, वो एग्जाम्प्ट होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 3 प्रोविजन होंगी, तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट मान लेंगे। पहला क्या होगा, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है। फर्स्ट क्या होगा, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है। दूसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा क्या है, 40 या 50% ऑफ सैलरी। 40% हो जाएगा नॉन मेट्रो सिटी में और 50% हो जाएगा कौन से, मेट्रो सिटी में होने वाला है, ठीक है जी। एग्जाम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगी, जो एक्चुअल अमाउंट HRA की रिसीव हुई है। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड जो एक्चुअली इंप्लॉई ने पे किया है अपने मकान मालिक को, जिसमें जहां पर वो किराए पे रह रहा है, और 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या होगा सर, सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिक प्लस DA एंटर प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है जी। जो कमीशन मिली है एम्प्लॉई को टर्नओवर के लिए, उसका परसेंटेज बेसिस पर, ठीक है। उन तीनों का ऐड करके जो अमाउंट आएगा दैट इज सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA, ठीक है जी। 40% नॉन मेट्रो सिटी में होगा, 50% ऑफ सैलरी 50% मेट्रो सिटी में हो जाएगा, और ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अलाउंसेस कोई भी टैक्सेबल निकालने का तरीका क्या होता है, जो HRA की कोई भी अलाउंस की अमाउंट रिसीव हुई है, कोई भी अलाउंस की अमाउंट रिसीव हुई है माइनस एग्जाम्प्ट, अलाउंस रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया आपका HRA। HRA के बाद आएंगे, यहां पे एक और होता है कि अगर चेंजेस होंगे, चेंजेस कैसे होंगी, मान लीजिए यहां पर सेपरेट तरीके से हम अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, सेपरेट तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर वेरिएबल में चेंजेस आ जाता है, वेरिएबल कैसे, सैलरी में चेंज आ जाता है, HRA में चेंज आ जाता है, लोकेशन में चेंज आ जाता है, ठीक है ना, कोई मतलब इनमें से कोई भी चीज, ठीक है। वेरिएबल कौन कौन से हैं, अमाउंट रिसीव HRA चेंज हो गया, रेंट पेड चेंज हो गया, सैलरी चेंज हो गई या लोकेशन चेंज हो गई, ये 4 वेरिएबल हैं, चारों में से कोई भी चेंज हुआ तो जितने महीने में चेंज हुआ है उसका अलग और बाकी वाले का अलग, मतलब सेपरेट कैलकुलेशन किया जाएगा HRA का, ठीक है जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2 कैटेगरी के एम्प्लॉइज को मिलता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, एक नॉन गवर्नमेंट को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली टैक्सेबल है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली टैक्सेबल है। और जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो पहले रिसीव हुआ है वो तो सारा ग्रॉस सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी में पहले मतलब टैक्सेबल हो जाएगा जितना रिसीव होगा, और डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16 की। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 16 की। ये डिडक्शन कितनी होगी, मतलब एग्जाम्पशन
कितना होगा, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है एंटरटेनमेंट अलाउंस, या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या ₹5,000। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000, विच एवर लेस, तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्प्ट मतलब इसके लिए क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी आपको 16 सैलरी, मतलब ग्रॉस सैलरी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, और ठीक है जी, ग्रॉस सैलरी एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है जी, जैसे मैंने बोला कि पहले टैक्सेबल हो जाएगा, फिर डिडक्शन मिल जाएगी हमें ग्रॉस सैलरी में से। चलिए जी, ये हो गया जी आपका एचआरए भी हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी हो गया। उसके बाद हम आएंगे, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बहुत सिंपल हो गया। अब अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अलाउंस को, ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय को मिला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर तो बहुत सिंपल हो गया, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है उसका 70%, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है उसका 70% या 10,000 पर मंथ, विच एवर लेस क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, विच एवर लेस एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है किसको, ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉई को। अगर नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉई को दिया है, अगर बंदा ठीक है, फिट है, तो उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। अगर हैंडीकैप है, ब्लाइंड है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसको 3200 पर मंथ की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, 3200 पर मंथ की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे अलाउंसेस। अलाउंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल, एचआरए और एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सबसे मेन अलाउंसेस होते हैं, बाकी भी है करने वाले, तो सबसे फेवरेट इंस्टीट्यूट के ये होते हैं। अब चलिए आते हैं किस पे, परक्विजिट्स पे। परक्विजिट्स क्या होता है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फैसिलिटी है उस एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को प्रोवाइड की गई है। अब इसकी हमें क्या निकालना है, मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है कि उस फैसिलिटी की मॉनेटरी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, मतलब टैक्सेबल अमाउंट एज पर द गवर्नमेंट, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी, टैक्सेबल वैल्यू क्या होने वाली है। अब इसमें एक चीज याद रखना, सभी परक्विजिट में एक ही फंडा होता है, जो अमाउंट आएगी वो परक्विजिट की जो वैल्यू आई उसमें से माइनस, सभी केसेस में एक ही होगा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। मान लीजिए कोई भी परक्विजिट आपने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आई 1,00,000 रुपए, उसमें से हमेशा माइनस होगा जो भी अमाउंट पेड की गई एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को। ठीक है, मान लीजिए 15,000 25,000 रुपए पे किया गया, तो जो भी ऊपर है अमाउंट उसमें से माइनस 25,000 कर दोगे। पॉजिटिव आ गया तो टैक्सेबल, अगर नेगेटिव आ गया तो जीरो टैक्सेबल हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, तो पहले हमें ग्रॉस मतलब टैक्सेबल निकालना है, फिर नेट टैक्सेबल कब आएगा, अमाउंट रिसीव बाय माइनस करके अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं मूवेबल एसेट्स पे। मूवेबल एसेट्स दो तरीके से हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। एक होता है यूज के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, एक है बेच ही दी। पहले हम बात करते हैं यूज के लिए। ठीक है, यूज करने के लिए दे दी, अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है ये फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया है, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया है, वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई अदर एसेट दी है यूज करने के लिए, तो क्या होगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर वो एसेट किसकी है, एम्प्लॉयर की है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगा अगर वो एसेट किसकी है, एम्प्लॉयर की है। अगर एम्प्लॉयर ने खुद ही हायर पे लेकर दिया हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल हायर चार्जेस पे किए हैं एम्प्लॉयर ने थर्ड पार्टी को, वही आपका एम्प्लॉय की हैंड्स में परक्विजिट हो जाएगा। सिंपल है जी, अगर एम्प्लॉयर की अपनी है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ये पूरे चैप्टर में चलने वाला है। अगर कोई एसेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है तो वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। जो परक्विजिट हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड्स में वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। और अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स में क्या होगा, हायर चार्जेस जो बाहर से ही, अदर केसेस में सॉरी बाहर से ही हायर पे लेके, किराए पे लेके दी है, तो जो भी किराया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया है, ठीक है जी, उसमें से एक अमाउंट तो हमेशा मान ही लीजिएगा। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये तो हो गया जी यूज वाला। अब आगे बात करते हैं ट्रांसफर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वो एसेट परमानेंटली बेच ही दी, मतलब रखने को दे ही दी। अब इसमें 3 कैटेगरी में एसेट को ट्रांसफर किया गया है, 3 कैटेगरी में। एक है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दूसरा है कार, तीसरा है इसके अलावा कोई अदर एसेट है, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी
तो उस केस में प्रिक्विजिट आप कैसे निकालोगे? जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट होगी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो भी कॉस्ट होगी उसमें से माइनस करोगे 50% डेप्रीसिएशन, 50% डेप्रीसिएशन पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ WDV, ऑन द बेसिस ऑफ WDV, ठीक है, फॉर कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई एसेट 2 साल, कंपनी ने 2 साल 4 महीने यूज करने के बाद एम्प्लॉय को बेच दी, ठीक है, मान लीजिए वो 1 लाख की एसेट थी, वो बेच दी 25,000 रुपए की, 10,000 की लगा लीजिए, सपोज कीजिए 10,000 की बेच दी, ठीक है, तो 2 साल 4 महीने हैं तो क्या माना जाएगा? कंप्लीट फ्रैक्शन इग्नोर कर दिया जाएगा। तो 50% डेप्रिसिएशन होगी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के केस में। पहले मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी? 1 लाख, माइनस पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1 लाख का 50%, 50,000। अब WDV कितना बचा? 50। अब 50 का 50%, 1 लाख का 50% नहीं, 50,000 का 50% कितना हो गया? 25,000। तो उसकी देखा जाए बुक वैल्यू कितनी आ गई? बुक वैल्यू एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 25,000, और आपने खरीदी कितने में है कंपनी से? 10,000 में। तो देखा जाए आपको बेनिफिट कितने का हो गया? 25 की चीज आपने कितने में खरीदी? 10,000 में, तो आपको बेनिफिट कितने का हो गया? 10,000, 15,000। तो 15,000 एक्चुअली में क्या हो गया? परक्विजिट हो गया इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है जी। 15,000 क्या हो गया? टैक्सेबल परक्विजिट हो गया इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, नंबर 1। नंबर 2, कार। कार के केस में क्या होगा? बस 50 की जगह पे 20% हो जाएगी डेप्रिसिएशन, ठीक है, वही कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन WDV बेसिस, और अमाउंट जो पेड की गई है एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को, ये नेट जो भी फिगर आएगी वो आएगी टैक्सेबल परक्विजिट। अगर माइनस में आ गई तो 0 टैक्सेबिलिटी होगी, अगर प्लस में आ गई वही टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। और अदर एसेट के केस में कार के अलावा, सॉरी अदर देन कार, ये अदर एसेट, यहां पर कार नहीं, आप अदर एसेट लिख लीजिए, ठीक है। अदर एसेट के केस में क्या होगा? 10% पर एनम SLM बेसिस पर, स्टेट लाइन बेसिस पर होगा, ठीक है, और जो अमाउंट पे की गई है एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को, ये जो नेट अमाउंट आएगी वो क्या आ जाएगी? टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये हो गया यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय परमानेंटली, ठीक है जी। चलिए आगे, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट मूवेबल एसेट का हो गया। चलिए अब आगे हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी, अब देखिए जो मेडिकल फैसिलिटी है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है, अलाउंस नहीं है, अलाउंस तो फुली टैक्सेबल है, याद रखना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अलाउंस और परक्विजिट में, है ना। अलाउंस और फैसिलिटी में, अलाउंस जो है वो मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, जो परक्विजिट होता है फैसिलिटी, मतलब एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को कहा गया है कि आप इलाज करवा लीजिए। अब इलाज करवाने का परमिशन जो है वो 2 तरीके से दिया जा सकता है, एक विद इन इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे 2 कैटेगरी डिवाइड की गई है, एक विद इन इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया। विद इन इंडिया में क्या हो सकता है? विद इन इंडिया में एक है फुली एग्जाम्प्ट, एक है फुली टैक्सेबल, एक है फुली एग्जाम्प्ट, एक है फुली टैक्सेबल। अब फुली एग्जाम्प्ट कब होगा? अगर हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाया है वो किसका है? एम्प्लॉयर का है। नंबर 2, जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाया है वो सरकारी अस्पताल है। नंबर 3, मेंटेन्ड बाय लोकल अथॉरिटी है। नंबर 4, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि भाई आप यहां पर आप जैसे कि ESI है, आप एम्प्लॉय का इलाज करवा सकते हो, ठीक है। नंबर 5, किसी स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, स्पेसिफाइड डिसीज के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ठीक है वो। और नंबर 6 है हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट जो है, अगर एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है एम्प्लॉयर ने तो वो भी क्या हो जाएगा? फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करी है, प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉयर ने फॉर एम्प्लॉय, तो वो भी क्या हो जाएगा? फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा कहीं पर भी, इसके अलावा कहीं पर भी है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया जब वो इलाज करवाने के लिए एम्प्लॉय जाता है, एम्प्लॉय खुद या अपने फैमिली मेंबर के लिए, ठीक है, अपने या अपने किसी फैमिली मेंबर का इलाज करवाने के लिए आउटसाइड इंडिया जाता है, तो वो 3 तरीके के खर्चे करता है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एक स्टे का, एक ट्रैवलिंग का। मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा और स्टे का खर्चा कितना अलाउड होगा? जितना RBI परमिट करेगा, जितना RBI परमिट कर देगा उतने तक एग्जाम्प्ट होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। जितना RBI परमिट कर देगा उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, दूसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सॉरी अलाउंस नहीं एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होगा? अगर आपकी एम्प्लॉय की जो GTI है, हाँ जी हाँ GTI, ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एडिंग द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने से पहले, ट्रैवलिंग पेमेंट को ऐड बैक करने से पहले GTI अगर 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, तो फिर सारा का सारा क्या हो जाएगा जी? टैक्सेबल हो जाएगा। सारा का सारा ट्रैवलिंग जो पेमेंट आपने करा है वो
डिसअलाउड, मतलब आपकी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 लाख से ज्यादा नहीं है अगर आपकी जीटीआई, तो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, 3 खर्चे आपने करे, एक मेडिकल ट्रीटमेंट का, दूसरा स्टे का, ये एग्जाम्प्ट जितना आरबीआई ने परमिट कर दिया उतना एग्जाम्प्ट, रिमेनिंग टैक्सेबल। और दूसरा जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आपकी जीटीआई बिफोर एडिंग द ट्रैवलिंग अमाउंट 2 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो फुली एग्जाम्प्ट हो गया, अदरवाइज फुली टैक्सेबल 2 लाख से अगर ज्यादा होगी जीटीआई। ठीक है जी, ये हो गया आपका मेडिकल फैसिलिटी। अब आइए कार फैसिलिटी, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कार फैसिलिटी का। ठीक है, कार फैसिलिटी मैंने अब देखा होगा, बहुत जबरदस्त लंबा चौड़ा टेबल है 1.5-2 पेजेस का, उसमें उसको मैंने बहुत ही समअप करके यहां पे बताया है आपको। अब देखिए एक्चुअली में जो अलग अलग 10 से 12 कैटेगरीज हैं, उसको मैंने सिर्फ 3 कैटेगरी आपको याद रखने की जरूरत है। वो कैसे? देखिए, आपको यहां पे बेनिफिट देखना है, आपको बेनिफिट देखना है, कार के केस में आपको बेनिफिट देखना होता है। वो कैसे? अगर कार एम्प्लॉयर की है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है और यूज ऑफिशियल के लिए हो रहा है, यूज ऑफिशियल के लिए हो रहा है, ठीक है, ऑफिस के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। कार भी एम्प्लॉयर की, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, तो मतलब बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, है ना। तो यहां पे इसी तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। बाकी केसेस में 3 केसेस में लर्न करना है आपको और बाकी केसेस में लॉजिक लगाना है। लॉजिक का मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि मान लीजिए, अब इसी को उल्टा कर दीजिए, कार भी एम्प्लॉयर की, एक्सपेंसिव भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, यूज एम्प्लॉई पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है फुली। ये फुली वाले मैंने नहीं लिखे, मैंने सिर्फ पार्टली वाले लिखे हैं यहाँ चार्ट में। ठीक है, उसका कारण कि आपको काम आपका, मैंने बर्डन कम करनी है ना कि बढ़ानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हुआ, कार भी एम्प्लॉयर की थी, एक्सपेंसिव भी एम्प्लॉयर ने पे किया, यूज एम्प्लॉय पूरे घर के लिए कर रहा था। मतलब एम्प्लॉय को 2 बेनिफिट हो गए, एक कार का बेनिफिट हो गया, एक एक्सपेंसेस का। कार क्या है? एसेट। मैंने आपको बताया था, अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी एसेट एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है, अगर वो एसेट एम्प्लॉयर की है तो क्या होगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। यहां पे क्या है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, प्लस एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंसेस करे हैं, कार के एक्सपेंसेस करे हैं, वो ऐड हो जाएंगे, माइनस वही चीज, एक चीज होनी है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ठीक है जी, अब ये लगा लीजिए, कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बियर कर रहा है, ठीक है, और यूज सिर्फ पर्सनल के लिए है, तो यहां पे कितने बेनिफिट हुए, सिर्फ एक बेनिफिट हुआ, किसका, कार का। तो बस ठीक है, फिर वो क्या होगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, वो क्या हो जाएगा, आपका परक्विजिट हो जाएगा, माइनस वही चीज। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दीजिए, अगर कार एम्प्लॉय की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है और पर्सनल यूज के लिए है, तो इसमें क्या हुआ, कार का बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, एक्सपेंसेस का बेनिफिट हुआ, तो इसमें क्या होगा, कार एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके अलावा जो पार्टली यूज होने हैं, मतलब कार क्या है, यहां पर 3 केसेस हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 3 केसेस हैं? पहला केस है, यहां पर क्या है, पार्टली वाला, मैंने साफ साफ लिखा है, यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिस, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है जी, तो इसलिए इन 3 केसेस में आपको लर्निंग करनी है, बाकी आपको कुछ दिमाग बस लॉजिक लगाना है जब आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, अब यहां पर कार भी एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंसिव भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो बड़ा सिंपल है, अगर जो सीसी है कार की, अगर 1600 से ज्यादा नहीं है, तो टैक्सेबल परक्विजिट कितना हो जाएगा, 1800 पर मंथ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम जज कर नहीं सकते कि कितना घर के लिए यूज हुआ है, कितना ऑफिस के लिए, तो 1800 पर मंथ। अगर कार 1600 सीसी से ज्यादा की है तो 2400 पर मंथ, 2400 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा है, कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉय पे कर रहा है और पार्टली यूज है। अब यहां पर देखा जाए तो फायदा सिर्फ क्या हुआ, फायदा सिर्फ कार का ही हुआ ना। ठीक है, कार का फायदा हुआ, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर एग्जम्पशन कितनी हो जाएगी, 600 और 900 हो जाएगी। ठीक है, 600 पर मंथ अगर सीसी 1600 से ज्यादा नहीं है, और अगर 1600 से ज्यादा है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, सीधा ही परक्विजिट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा अगर कर दें, तीसरे केस में कार एम्प्लॉय की है, एक्सपेंसेस सिर्फ एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब सिर्फ फायदा क्या हुआ, एक्सपेंसेस का। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो एक्चुअल एक्सपेंसेस पे किए एम्प्लॉयर ने, एक्चुअल एक्सपेंसेस पे किए एम्प्लॉयर ने, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो हमारे पहले केस में हमने टैक्सेबल किया था। एम्प्लॉयर ने जो अपनी जेब में से पैसा खर्च किया, वो उसमें से माइनस करेंगे 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, वही 1600 सीसी या 2400,
ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखने वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है, अगर चौफर भी साथ में है, ड्राइवर भी साथ में है, तो 900 रुपये पर मंथ उसकी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, 900 रुपये पर मंथ सभी केसेस में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका कौन सा, कार फैसिलिटी भी हो गया। चलिए एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों को हो सकता है या एम्प्लॉय के किसी रिश्तेदार के बच्चों को पढ़ने के लिए परमिशन दे दी, पर एग्जाम्शन मिलेगी यहां पर। सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है, बाकी किसी के लिए कोई एग्जाम्शन नहीं होती। ठीक है, आपको पता है यहां पर एग्जाम्शन सिर्फ क्या होगा, 1000 रुपीज पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड होगा। यहां पर चाइल्ड की कोई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब क्या है, जैसे आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा हुआ है सैलरी में, इसमें अगर एजुकेशन फैसिलिटी तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन देखते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे 1000 रुपीज पर मंथ, माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे किया। ठीक है, और जो बेनिफिट अमाउंट बचा रिमेनिंग वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब याद रखने वाली बात तो एक ही चीज थी, वो क्या था, 1000 रुपीज पर मंथ। ठीक है जी, तो बाकी दूसरे बच्चों के लिए नहीं होता, सिर्फ अपने बच्चों के लिए होता है ना। ये क्या है, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए है, किसी एम्प्लॉय के भाई के नहीं, भाई के बच्चों के लिए नहीं, किसी और, ठीक है, किसी के लिए भी नहीं। उसके बाद है जी प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है, प्रोफेशनल टैक्स दो केसेस हो सकते हैं, अगर एक एम्प्लॉयर ने पे किया या एम्प्लॉय ने पे किया है। अगर एम्प्लॉय ने खुद पे किया है, देखा जाए तो अपना पेमेंट खुद किया है, तो उसके लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16 की डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब ग्रॉस सैलरी में से माइनस हो जाएगा जो प्रोफेशनल टैक्स पेड किया है एम्प्लॉय द्वारा गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एम्प्लॉय की थी, वो पे किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पहले वो टैक्सेबल हो जाएगा सेम अमाउंट पहले वो ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेम अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो मतलब देखा जाए कुल मिला के एक्चुअली में ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शन होती हैं। पहली होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की। एक होती है पहली ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की। दूसरी होती है हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस की। तीसरी होती है प्रोफेशनल टैक्स की। ठीक है जी, ये 3 डिडक्शन कुल मिला के होती हैं सैलरी में। चलिए, ये हमारा हो गया जी, प्रोफेशनल टैक्स भी हो गया। अब आते हैं जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है जी, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन जो होता है वो आपको पता है, उसको हम पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आरएफए आपने प्रोवाइड करी है किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो फिर तो बड़ा सिंपल होता है, जो भी लाइसेंस फी पे करी है गवर्नमेंट ने, लाइसेंस फी पे करी है वही आपका प्रक्विजिट हो जाएगा, टैक्सेबल आरएफए हो जाएगा। ठीक है, अगर है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 2 केसेस में यहां पर डिवाइड किया गया। पहला तो क्या है, अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक होता है अकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला बहुत ही आसान केस है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने खुद किराए पे मकान लिया, आपको यूज करने के लिए, रहने के लिए दे दिया, तो इस केस में टैक्सेबल प्रिक्विजिट आपका कितना हो जाएगा, और यूआरएफए अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना हो जाएगा आपका, 15% ऑफ सैलरी या एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, विच एवर इज लेस। 15% ऑफ सैलरी या एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आपका अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा, यूआरएफए आ जाएगा। ठीक है, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर वो मकान जो आपने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है वो किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगर जिस एरिया में प्रोवाइड किया गया है वहां पर पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो एम्प्लॉय की सैलरी का 7.5% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा नहीं है तो 10% हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन उस एरिया की, सिटी की 25 लाख से ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा, 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल आरएफए हो जाएगा, टैक्सेबल यूआरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है जी। अब अगर फर्नीचर भी साथ में प्रोवाइड किया है, अब फर्नीचर में भी 2 केसेस हो सकते हैं, इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। एक क्या है
फर्नीचर किसका है? एम्प्लॉयर का है, एक नहीं है। एक फर्नीचर एम्प्लॉयर का है तो क्या हो जाएगा? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर नहीं है तो हायर चार्जेस जो भी पे किया है एम्प्लॉयर द्वारा थर्ड पार्टी को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रेंट फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन माइनस क्या कर दोगे? जो अमाउंट पे की गई है एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को, दैट इज टैक्सेबल आरएफए। यह क्या आ जाएगा? टैक्सेबल आरएफए, टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है जी। अब आते हैं अकोमोडेशन इन होटल में। अगर अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड की गई है तो दो केसेस होते हैं। पहले नॉर्मली अगर हम बात करें, होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है तो जितना भी होटल के चार्जेस पे किए हैं एम्प्लॉयर द्वारा या 24% उतने दिनों की सैलरी, उतने दिनों की सैलरी का 24%, विच एवरेज लेस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा। विच एवरेज लेस क्या आ जाएगा? टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा। एक होता है फुली एग्जाम्ड, होटल में एम्प्लॉय रहता है, फुली एग्जाम्ड हो जाएगा। कब फुली एग्जाम्ड हो जाएगा? उस पहली बात तो वो होटल में वो 15 दिन से ज्यादा नहीं रहा। दूसरी चीज, वो किस वजह से होटल में रहा है? मजबूरी से रहा है कि एक जगह से अपने दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दी एम्प्लॉय की, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर की जा रही है जिसकी वजह से उसे होटल में रहना पड़ रहा है। तो फिर क्या होगा? जितना भी होटल के चार्जेस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किए हैं वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने की वजह से उसे होटल में रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस केस में फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब आते हैं सैलरी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कंटेंट होता है सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या है? बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन, कमीशन एनी होगी, प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस मॉनिटरी पेमेंट। ठीक है, प्लस मॉनिटरी पेमेंट। तो ये सारा सैलरी में ऐड होगा। ठीक है जी, सैलरी की डेफिनेशन में मतलब सैलरी कैलकुलेट करते वक्त ऐड होगा। ठीक है, और चलिए अब इस पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड ऑन और कर लीजिए आप कि अगर एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, और वो पहली जगह पे भी अकोमोडेशन ऑन करके बैठा हुआ है, ऑक्यूपाई दूसरी जगह पे भी करके बैठा हुआ है, ऑक्यूपाई करके, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में पहले 90 दिन के लिए 90 डेज के लिए दोनों में से एक घर टैक्सेबल हो जाएगा जिसकी टैक्सेबल अमाउंट लोअर है। 90 दिन के बाद दोनों हाउस टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आपने दोनों के दोनों हाउस ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ठीक है, वो दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। चलिए, गिफ्ट या वाउचर, एक और गिफ्ट या वाउचर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट या वाउचर दिया है तो गिफ्ट या वाउचर 500 रुपए तक एग्जाम्प्ट होंगे। अगर वो कैश में है गिफ्ट या वाउचर या कन्वर्टेबल इनटू द कैश है, वो टैक्सेबल हो जाएंगे, मतलब एग्जाम्प्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है जी, फुली टैक्सेबल होंगे। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन या लोन एट कंसेशनल रेट। ठीक है, सबसे पहली बात, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया है, लोन एट कंसेशनल रेट है। और पहली बात, एग्जाम्प्ट कौन से केस में होगा? अगर वो लोन 20,000 से ज्यादा का नहीं है, लोन 20,000 से ज्यादा का नहीं है, प्लस वो लोन दिया है स्पेसिफिक डिसीज के लिए दिया है, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, तो फिर जितना भी ब्याज होगा, जितना भी बेनिफिट हो रहा है एम्प्लॉय को, वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब टैक्सेबल कब हो गया? अदर केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12। 1/12 क्यों किया? क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, सभी महीने का समेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ऑल द मंथ। मतलब जैसे आपको याद होगा, हम क्या निकालते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे, उसमें प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता था। यहां पर भी प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस जो होगा उसका हम समेशन कर देंगे। ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। इसमें से क्या कर देंगे? माइनस जो भी रेंट पे किया है एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को, तो वो आ जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है जी, चलिए, ये भी हो गया जी इंपॉर्टेंट। एक और अब आगे बढ़ेंगे जी हम, ये हमारे क्या हो गए जी? परक्विजिट भी हो गए। ठीक है, अब आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त चीज पे, वो है हमारे क्या? रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले आएंगे हम पेंशन में। पेंशन, दो तरीके की पेंशन एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है। एक होती है कम्यूटेड, एक होती है नॉन कम्यूटेड या अनकम्यूटेड बोल देते हो। एक अनकम्यूटेड वो फुली टैक्सेबल है सभी को, मतलब जो मंथली सैलरी के तौर पे सैलरी की तरह मिलती है जो पेंशन होती है। ठीक है, वो फुली टैक्सेबल है सभी को। ठीक है,
दूसरा कौन सा, दूसरी हमारी कम्प्यूटेड। कम्प्यूटेड क्या होता है, जो इकट्ठा पैसा ले लिया जाता है एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर से। तो उसमें दो कैटेगरी है सॉरी, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो कैटेगरी हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो कैटेगरी है। पहली है अगर ग्रेचुटी रिसीव किया है, एक है ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड है। अगर ग्रेचुटी रिसीव किया है तो एग्जाम्पशन कम होगी, अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं किया मतलब बेनिफिट एक कम मिला है तो एग्जाम्पशन ज्यादा होगी, पेंशन की एग्जाम्पशन ज्यादा होगी। ठीक है, अगर एम्प्लॉई ने ग्रेचुटी भी रिसीव किया है और पेंशन भी रिसीव करी है तो फिर क्या होगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन विल बी एग्जम्प्ट, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन विल बी फुली एग्जम्प्ट। और अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव करी तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन एग्जम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, ना कि ये नहीं कि जो पेंशन मिली है उसका हाफ, नहीं, जो पेंशन हमें मान लीजिए 4 लाख रुपए ली है, 4 लाख रुपए पेंशन मिली है, वो कितना है 40% है। ठीक है, वो कितना है 40% है। तो आपको इसको 100 में फुल पेंशन में कन्वर्ट करोगे तो 4 लाख डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा फुल पेंशन, 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव नहीं करी तो 10 लाख का 1/2 कितना होता है, 5 लाख, मतलब 5 लाख तक एग्जम्प्ट है। तो आपको मिली कितनी है, 4 लाख, तो वो फुली एग्जम्प्ट हो गई पेंशन, कंप्यूटेड पेंशन फुली एग्जम्प्ट होगी। अगर होता ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड होता तो 1/3 हो जाता। 1/3 कितना हो गया, 10 लाख का 1/3 कितना होता है, 3,33,333। आपको मिला कितना, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख माइनस 3,33,333 इक्वल टू कितना गया, 66,667 रुपए आपकी टैक्सेबल पेंशन आ गई। ठीक है जी, ये कौन से केस में, कम्प्यूटेड के केस में। कम्प्यूटेड के केस में क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो फुल एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, जो अगर ग्रेचुटी रिसीव है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जाम्प्ट, अगर ग्रेचुटी नॉट रिसीव है तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन एग्जाम्प्ट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा किसका टॉपिक, पेंशन का। अब आते हैं एक और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली। ग्रेचुटी क्या है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। ठीक है, जो क्या है, लॉन्ग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है या नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है तो फिर वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है कि कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, एक होता है नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अब आपको पता है कवर्ड अंडर ग्रेचुटी मतलब किसी लॉ की अगर आप कंप्लायंस करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, जो ग्रेचुटी कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है उसमें एग्जम्पशन कितना होगा, पहली दो प्रोविजन दोनों में सेम है। ग्रेचुटी कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट दोनों में पहली प्रोविजन सेम है। एक है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा है 20 लाख रुपए, नोटिफाइड लिमिट 20 लाख रुपए। ये पहले वाले में कवर्ड में भी है, नॉट कवर्ड में भी है। ठीक है, ये देखो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। अब आते हैं ग्रेचुटी कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में एग्जम्पशन कितनी होगी। यहां पर एग्जम्पशन ज्यादा होगी, तो यहां पर क्या है, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, 15 डेज सैलरी, 15 का मतलब यहां पे क्या है 26 डेज, 4 दिन संडे के माइनस किए हुए हैं। ठीक है, तो 26 दिन हो गए महीने के। ठीक है, तो 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीट ईयर का मतलब क्या है, अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए तो 1 साल कंसीडर कर लिया जाएगा। 6 महीने से ज्यादा हो गए तो क्या कर लिया जाएगा, 1 साल। मतलब मान लीजिए आपने 25 साल 7 महीने सर्विस प्रोवाइड करी, 25 साल 7 महीने प्रोवाइड करी सर्विस, तो वो कितने माना जाएगा, 26 साल माना जाएगा। ठीक है, 26 साल माना जाएगा सर्विस आपने प्रोवाइड करी। दूसरा अगर आपने यहां पर 25 साल 5 महीने प्रोवाइड करी तो 25 साल माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी लेनी है हमने। लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है उसको हम कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेचुटी। ठीक है जी, अब नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में क्या होगा, 15/26 की जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ मंथ, मतलब 15/30 हो जाएगा। अब आपको फर्क लगेगा पता कि 15/26 और 15/30 में क्या है। 15/26 करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 0.5768 69, मतलब 58%।
मतलब एक महीने की सैलरी का 58%, और उधर कितना है 1/2 कितना हो गया 50%, तो 8% एग्जम्पशन ज्यादा हो गई ना, ठीक है। तो 15 हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज होगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन इग्नोर है, फ्रैक्शन इग्नोर है, ठीक है जी। मतलब 25 साल 7 महीने सर्विस प्रोवाइड करी तो 25 साल माना जाएगा, 25 साल 10 महीने करी तब भी 25 साल ही माना जाएगा, ठीक है जी। और सैलरी का मतलब क्या है, सेम एज एचआरए, बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है जी। और सैलरी कौन सी लेनी है, 10 मंथ एवरेज सैलरी लेनी है, 10 मंथ एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट से पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ग्रेचुटी क्या हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली एग्जाम्ड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में अमाउंट रिसीव 20 लाख रुपए या 15/26 स्टेट सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और नॉट कवर्ड में क्या होगा, अमाउंट रिसीव 20 लाख 50 हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सैलरी का मतलब सेम एज एचआरए, ठीक है, वहां पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, डीए कोई भी, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्या हो गया जी, ग्रेचुटी हो गया। अब आते हैं जी वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वीआरएस एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो इस केस में एग्जम्पशन कितना होता है, जितना अमाउंट रिसीव है या 5 लाख, जितना अमाउंट रिसीव है या 5 लाख, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस क्या होती हैं कि आपको जो रिटायरमेंट वीआरएस के पैसे मिले हैं उसकी एग्जम्पशन आपको जो अनएक्सपायर्ड टर्म बचा है, मान लीजिए आज आपने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद वाला जो पीरियड मिला है उसकी सैलरी के ज्यादा नहीं हो सकता, उस सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आपने 4 महीने पहले रिटायरमेंट ली है, 4 महीने पहले रिटायरमेंट लिया, आपको वीआरएस के 4 लाख रुपए मिल गए, तो आपकी सैलरी 4 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता वीआरएस एग्जाम, आप लो जितना मर्जी, पर एग्जाम्पशन नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। जो अनएक्सपायर्ड टर्म रह गया है रिमेनिंग, आज रिटायरमेंट दी उसके बाद वाला जो टर्म रह गया उसकी सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, जितने साल आपने सर्विस प्रोवाइड करी है मैक्सिमम कितना हो सकता है उसकी 3 महीने की सैलरी का। मान लीजिए आपने 10 साल सर्विस प्रोवाइड करी, 10 साल सर्विस प्रोवाइड करी, हर साल की 3 महीना, तो 10 साल के कितने हो गए 30 महीने, 30 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता। आपका जो वीआरएस कंपनसेशन है वो 30 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या 5 लाख रुपीस, या हर जितने साल सर्विस प्रोवाइड करी है उसकी सैलरी 3 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता, और चौथा जितना अनएक्सपायर्ड टर्म रह गया था उसकी सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब विच एवर इज लेस, चारों में से जो लीस्ट अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अब लीव एनकैशमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, छुट्टियां ली, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को छुट्टियां प्रोवाइड करी, हो सकता है एम्प्लॉय ने वो छुट्टियां ली हो सकता है ना ली हो। अगर मान लीजिए छुट्टियां ना ली तो कोई बात नहीं, तो उसके पैसे दे दिए जाएंगे, उसके पैसे दे दिए जाएंगे एम्प्लॉय को। तो अब एक होता है छुट्टियों के पैसे आपने ले लिए ड्यूरिंग द सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस, फिर तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा जी सभी को, फिर वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा सभी काइंड ऑफ एम्प्लॉय को, ठीक है। अगर रिटायरमेंट पे पैसे मिले हैं या डेथ पे पैसे मिले हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एग्जम्प्ट होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या 3 लाख रुपए, या सैलरी फॉर अनअवेल्ड लीव, या 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ की सैलरी लेंगे प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट की 10 महीने के सैलरी का समेशन ले लेंगे, ठीक है जी। और सैलरी फॉर अनअवेल्ड लीव, अनअवेल्ड लीव क्या है, जो छुट्टियां आपको मिली माइनस जो आपने अवेल कर दी, दैट इज अनअवेल्ड। डिफरेंस बिटवीन लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, दैट इज अनअवेल्ड लीव। ये बताया भी हुआ है जी, अनअवेल्ड लीव इज इक्वल टू अलाउड माइनस टेकन, ठीक है जी। और सैलरी का वही सेम एज एचआरए, 10 मंथ का मतलब प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है जी। तो कुल मिला के लीव एनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फुली एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 3 लाख रुपए, 10 मंथ एवरेज सैलरी, और सैलरी फॉर अनअवेल्ड लीव, विच एवर इज लेस एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जी प्रोविडेंट फंड का, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का अब आपको पता है 3 सिचुएशन होती हैं, यहां पर 3 चीजें होती हैं। एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई ने, दूसरा इंटरेस्ट मिला
तीसरा रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसे मिले, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे जो पैसे मिले, ठीक है जी वो। अब तीनों को मैंने बड़ी सिंपल तरीके से क्लासीफाई किया है। आरपीएफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आरपीएफ जो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 12% ऑफ सैलरी तक, 12% ऑफ सैलरी तक। एसपीएफ में फुली एग्जाम्प्ट, यूआरपीएफ में नो ट्रीटमेंट। तो याद रखने वाली बात एक ही है कि एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अप टू 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉई ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, आरपीएफ में किया है, एसपीएफ में किया है, डिडक्शन मिल जाएगी 80C की, यूआरपीएफ में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ये हो गया एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात एक ही थी, वो क्या था, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, दैट्स इट। अब उसके बाद अगर आप बात करें किस चीज की, मैच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा मिला, मैच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो दो तरीके से मिलेगा। पहले हम बात करते हैं एसपीएफ पे और आरपीएफ पे। एसपीएफ और आरपीएफ में फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसको हम कंसीडर नहीं करते। अब हम बात करते हैं यूआरपीएफ पे। रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे जो पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा आउट ऑफ यूआरपीएफ। यूआरपीएफ के केस में क्या होगा, यूआरपीएफ के केस में हमारा एक एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ से पैसा मिलेगा, एक एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ से पैसा मिलेगा। एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ से पैसा जो मिलेगा वो चाहे वो प्रिंसिपल मिला है चाहे वो इंटरेस्ट मिला है, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। पी प्लस आई, पी मतलब प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर होगा, एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, एम्प्लॉई ने अपनी जेब में से निकाला, जमा करवाया, वही 10 साल बाद 20 साल बाद वही उसकी जेब में आ गया, तो क्यों टैक्सेबल होगा जी, वही पैसे मेरे को वापस मेरी जेब में आ गए हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है जी। दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट, अब प्रिंसिपल उसने जमा करवाया था, उससे कुछ साल रखा, उसके बाद उससे एम्प्लॉई को क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। अब ब्याज जो है आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में, एक चीज और है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इंटरेस्ट जो है एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल, आरपीएफ के केस में एग्जाम्प्ट होगा 9.5%, एग्जाम्प्ट अप टू 9.5% ऑफ सैलरी, 9.5% इंटरेस्ट का रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट इन अदर केसेस नॉट टैक्सेबल एट ऑल एट द टाइम ऑफ एक्रूवल, एक्रूवल के टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखने वाले पॉइंट कौन कौन से हो गए प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%, ठीक है। दूसरा यूआरपीएफ पे आपने क्या किया, मैच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा मिला वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो भी होगा, इंटरेस्ट मिला चाहे प्रिंसिपल मिला, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस, दैट्स इट। ये बच्चों हमारा पूरा चैप्टर था सैलरी का, जिसमें हमने कंप्लीट चार्ट वाइज हमने सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक है। इससे जबरदस्त आपको चार्ट कहीं मिल नहीं सकते, कहीं आपको देखने को मिल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से एटलीस्ट एक बार और रिवाइज करिए पेपर से 2-4 दिन पहले, तो आपको बहुत जबरदस्त आपका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका चैप्टर रिवाइज आ जाएगा। अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में बहुत जरूर शेयर करिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू बच्चों।